एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है हमारे आज के इस बजट परिचर्चा में। ब्रेक में जाने से पहले हमने डिस्कशन किया अपने एक्सपर्ट्स के साथ में, और अभी हम थोड़ा सा जानकारी करेंगे जो आज का जो फाइनेंस बिल है बेसिकली, जो टैक्स रिलेटेड इश्यूज़ हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो टैक्स रिलेटेड इश्यूज़ में अगर मैं बात करूं तो एज सच कोई गवर्नमेंट ने किसी तरीके का कोई बेनिफिट नहीं दिया है, लेकिन थोड़ी बहुत इश्यूज़ हैं, थोड़ी बहुत जो क्लैरिटी लेकर आए हैं। एक मुद्दा था क्रिप्टो करेंसी को लेकर। तो क्रिप्टो करेंसी को लेकर ये मतलब हमने अभी इससे पहले भी यहाँ एक कार्यक्रम किया था जिसमें हमने कहा था कि गवर्नमेंट को क्रिप्टो करेंसी पर अपना रुझान बताना चाहिए कि वेदर क्रिप्टो करेंसी एक करेंसी की तरह से देखा जाए या एक एसेट की तरह से देखा जाए। तो क्रिप्टो करेंसी पर गवर्नमेंट एक प्रोविजंस लेकर आई है जिसमें उन्होंने ये कहा आउटराइटली उसको, बल्कि मैंने थोड़ा सा माइन्यूटली जब पढ़ा फाइनेंस बिल को, तो क्रिप्टो करेंसी को कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में नहीं डाला है उन्होंने, एक अलग ही डेफिनेशन बनाई है जिसमें कि उन्होंने इस तरीके की जो वर्चुअल करेंसीज हैं उसकी बात करी है, और उसके ऊपर फ्लैट मतलब जो 30% के टैक्स की बात उन्होंने कही। और 30% के टैक्स मतलब क्रिप्टो करेंसी वेदर इट इज़ ए लीगल करेंसी और न उसकी बात नहीं करी गई, क्योंकि अभी ये पूरे वर्ल्ड में अभी ये क्लैरिटी नहीं है। लेकिन 30% टैक्स की बात करी गई है, और जो हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है आपने जिसमें ख़रीदी थी और जो आप बेच रहे हैं, तो वो जो डिफरेंस है उसके ऊपर एक स्पेशल प्रोविज़न है हमारे यहाँ 115 सेक्शन के अंदर, उसमें इसके ऊपर टैक्स की 30% की लाइबिलिटी लेकर आए हैं, और उसके ऊपर फिर जो 1% TDS का प्रोविजंस की भी बात करी गई। यहाँ एक मैं बीच में इंटरफेयर जी कर रहा हूँ। जी 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 वित्त मंत्री ने बड़ा क्लियरली ये बात कही कि जो क्रिप्टो करेंसी जो करेंसी होती है उसे इशू करने का अधिकार केवल सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री को होता है। करेक्ट, बिल्कुल। उनका मतलब ये था कि ये क्रिप्टो एसेट्स हैं जी या वर्चुअल एसेट्स हैं जी, ये क्रिप्टो करेंसी नहीं है। क्रिप्टो करेंसी तो डिजिटल मनी RBI लाएगी। एग्जैक्टली उन्होंने प्रपोज किया है बिल्कुल कि ठीक इस बात साल है। लाएगी, और ये जो क्रिप्टो वो कह रहे हैं करेंसी तो केवल RBI या सेंट्रल बैंक इशू कर बेसिकली सकती है ये क्या, वर्चुअल एसेट्स हैं। वर्चुअल एसेट्स हैं, इसको क्रिप्टो करेंसी बोला जाता है, बट ऑल ओवर वर्ल्ड में उसको एज ए करेंसी नहीं माना गया है अभी। वो इसीलिए अब गवर्नमेंट ने तो केवल अपने मतलब की बात करी है कि उसके टैक्स ट्रीटमेंट का क्या करना है वो क्लैरिटी लेकर चले आए हैं कि हम मतलब जो डिफरेंस है इसके ऊपर आपसे ऊपर 30% का स्पेशल टैक्स ले लेंगे। एक और प्रोविजंस जो कोविड से रिलेटेड प्रोविजंस हैं, और मैं अच्छी बात ये है सर कि वो फाइनेंशियल ईयर जो 2021 हमारा निकल गया उसके ऊपर भी एप्लीकेबल हैं। तो एक तो उन्होंने ये कहा कि अगर कोविड से रिलेटेड जो हमारी बीमारी थी उससे जो ट्रीटमेंट का जो खर्चा अगर मान लीजिए एम्प्लॉयर ने बियर करा है या किसी और ने बियर किया है, तो पर्टिकुलरली जैसे कोई खर्चा यू ऑल आर अवेयर अगर एम्प्लॉयर करता है तो वो परक्यूजेट माना जाता है और आपकी इनकम में जुड़ता है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि कोविड से रिलेटेड अगर कोई खर्चा है जो आपके एम्प्लॉयर ने किया गया है तो वो परक्यूजेट नहीं माना जाएगा। एक तो ये वाली बात कही, और दूसरी बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट बात कही है कि अगर कोविड से किसी पेशेंट की डेथ हो गई है जी, और उसके फैमिली को पैसा मिलता है, एम्प्लॉयर से मिलता है या किसी और व्यक्ति से मिलता है, तो वो 10 लाख रुपए तक का वो जो मनी है वो टैक्स एग्जम्प्ट कर दिया गया, उसके ऊपर मतलब कोई मतलब टैक्स लाइबिलिटी नहीं है। तो ये अमेंडमेंट था। एक और इशू था वो वैसे तो बिजनेस से रिलेटेड है, सेक्शन 40 के अंदर ये कहा जाता है कि भी जो टैक्स है जैसे इनकम टैक्स है जी, तो वो इनकम टैक्स एज ए एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं होता है बिजनेसमैन के लिए। लेकिन उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू था, राजस्थान हाई कोर्ट ने हमारे फेवर में एक फैसला दिया अभी कि अगर कोई सरचार्ज है या सेस है, तो चूंकि सरचार्ज और सेस अलग अलग डिफाइंड है तो हम उसको टैक्स में की डेफिनेशन में नहीं मानते। तो आज की बजट स्पीच में आपने देखा होगा कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने कैटेगरिकली कहा कि लॉ का इंटेंट उसके अंदर वो सरचार्ज और सेस को भी इंक्लूड करने का था, तो लिहाजा वो जो सरचार्ज है या वो सेस है वो टैक्स ही माना जाएगा, और इसका रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट किया है और ये एज ए एक्सपेंडिचर आपको नहीं ट्रीट होगा जी। तो इसके अलावा एक और जो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट है वो 80CC-D एक सेक्शन है साहब जो डिडक्शन की बात करती है, NPS वी ऑल आर नेशनल पेंशन स्कीम। उसमें था क्या कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई एम्प्लॉय है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है, तो उसमें जो लिमिट थी वो 14% और स्टेट गवर्नमेंट में वो 10% की थी। तो वो स्टेट और सेंटर को करने के लिए उन्होंने एक करने के लिए उसको भी 14% कर दिया, एक बेनिफिशियल प्रोविजन है। इसके अलावा एक 80DD सेक्शन है जो डील करती है डिडक्शन, अगर कोई
व्यक्ति है जिसके ऊपर कोई बच्चा है या कोई डिपेंडेंट है जो कि मतलब कहना चाहिए कि उसको कोई पर्सन ऑफ डिसेबिलिटी है, यानी कि अगर वो डिसेबिलिटी को भी डिफाइन कर रखा है एक्ट के अंदर, तो पर्सन ऑफ डिसेबिलिटी है और वो डिपेंडेंट है, दो बातें हैं। तो उसके लिए एक छूट थी 75,000 की और 1,25,000 रुपए की, यानी कि 75,000 की और 1.25 लाख की छूट है। सीवियर डिसेबिलिटी थी तो 1,25,000 रुपए की। उसमें एक तो ये था कि आपने खर्चा किया और आपको बेनिफिट मिल गया। दूसरा ये होता है कि आप LIC से या ऐसे किसी भी इंश्योरर से आप कोई एन्युटी ले लेते हैं और एन्युटी का आप प्रीमियम देते हैं। तो उसमें ये था कि अगर जो व्यक्ति, वो जो पेशेंट है वो जिसके ऊपर डिपेंडेंट है, अगर उसकी डेथ हो जाती थी तो फिर वो हमको उस केस में भी ये एग्जाम्पशन मिलती थी। तो अब एक अच्छी बात उन्होंने करी है कि डेथ के साथ साथ उन्होंने जोड़ा कि अगर जो व्यक्ति जो उसका लीगल मतलब जो गार्जियन है या जिसके ऊपर वो डिपेंड है, उसकी उम्र अगर 60 साल की हो जाती है तो भी फिर हमको ये डिडक्शन जो 75,000 और 1,25,000 वाली वो मिलेगी। मतलब जो अच्छा है, हाँ, ये उन्होंने डेथ के साथ साथ इसको भी जोड़ दिया है। और अगर हम बात करें तो जैसे अभी मनुकांत जी ने स्टार्टअप की बात करी थी, तो स्टार्टअप के केस में हमारे यहाँ 80 IAC सेक्शन के अंदर छूट मिलती है कि 10 साल के पीरियड में कोई भी 3 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स का 100% प्रॉफिट एग्जेम्प्ट होता है, तो वो उसका एक पीरियड 1 साल और फर्दर एक्सटेंड कर दिया है उन्होंने। और इसी तरीके से एक डोमेस्टिक कंपनी में जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं जिसमें 15% की टैक्स लगे, क्योंकि कॉर्पोरेट को पर्टिकुलरली ऐसा होने लगा था कि कंपनीज में इतने सारे हैसल्स हैं और इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो लोग बाग कॉर्पोरेट में जाना बंद कर दिया था। तो गवर्नमेंट ने पिछले सालों में इसको इंसेंटिवाइज करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग अगर आप करते हैं, नई कंपनी बना के 2019 में इनकॉर्पोरेट किया है आपने, तो उसको ऊपर मैन्युफैक्चरिंग पे 15% टैक्स था, तो वो उसका भी 1 साल पीरियड बढ़ा के वो 2031 मार्च 2024 तक आपकी मैन्युफैक्चरिंग हो जानी चाहिए। मतलब तो ये भी एक अच्छा अर्थव्यवस्था के लिए जी कॉर्पोरेट को मतलब वो करने के लिए उन्होंने ये अमेंडमेंट किया है। इसके अलावा कुछ बड़े खतरनाक से अमेंडमेंट हुए हैं जो मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा। एक हमारे यहाँ सेक्शन 68 है जो बड़ी कंट्रोवर्शियल है और उसमें टैक्स लायबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है। जैसे बिजनेसमैन के लिए अगर वो कोई लोन लेते हैं और वो बुक्स में लोन जमा है, तो अब उन्होंने 68 में भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग अमेंडमेंट किया है। उन्होंने ये कहा कि अगर आपने किसी से लोन लिया है तो हम ये मानेंगे कि वो आप अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए, क्योंकि हमें इसको सोर्स ऑफ सोर्स बोलते हैं। मैंने मनुकांत जी से लोन लिया है तो मैंने ये बता दिया कि मनुकांत जी ने मुझे लोन दिया था। अब उन्होंने कहा कि नहीं मनुकांत जी को भी ये बताना पड़ेगा कि इनके पास वो पैसा कहाँ से आया। तो अब ये बड़ा मतलब मैं इसके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि ये बहुत ही डेंजरस सेक्शन है और उसमें जब टैक्स लायबिलिटी लगती है तो 60% और उससे ज़्यादा की वो मतलब सरचार्ज भी है उसके अंदर 25% का, तो टैक्स रेट बहुत ज़्यादा बनता है। तो हमको लोन लेते समय ये देखना पड़ेगा कि जिस व्यक्ति से हम, ऐसा नहीं हो कि वो अपने खाते में कैश जमा करके उसने आपको लोन दे दिया और कल को जब उससे पूछा कि आपके पास कैश आया तो उसका सोर्स ही नहीं, यानी सोर्स ऑफ सोर्स भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट है। और एक अमेंडमेंट में और अभी यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा। एक इन्होंने एक अच्छा काम किया है कि अगर मान लीजिए जो आपने रिटर्न फाइल करी है या नहीं करी, तो वैसे तो 2 साल का एग्जैक्टली अपडेटेड रिटर्न करके एक 139 के अंदर 8A करके एक प्रोविजंस ले आए हैं। कोई गलती हो जाती है ये, लेकिन वो वो गवर्नमेंट के बेनिफिट के लिए, यानी कि आपने कोई टैक्स छूट गया था आपसे, यानी कि आपका लॉस था तो आप वो रिटर्न भर सकते हैं। नहीं आपसे अगर कोई टैक्स छूट गया है तो आप उसको ऑलरेडी टैक्स जमा करा के और उसके ऊपर इंटरेस्ट जमा करा के और लेट फीस जमा करा के आप अपनी 2 साल तक, यानी कि फ्रॉम द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर 2 साल आप उसको के अपना अपडेटेड रिटर्न का एक नया प्रोविजंस लेकर आए हैं वो ये 139 के अंदर, तो वो लेकर आए हैं। तो बेसिकली आई थिंक कोऑपरेटिव सोसाइटीज का भी जो टैक्स है वो भी कम कर दिया है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में एक्चुअली 18 से 15 कर दिया। एक्चुअली क्या है, कंपनीज के केस में वो 15% मैट लगता है जिसको मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स कहते हैं। और कोऑपरेटिव सोसाइटी में वो AMT बोलते थे, हमने ऑल्टरनेटिव को आगे लगा कर ऑल्टरनेटिव में, तो वो चूंकि कंपनी के केस में 15 है तो वो सेम उसको भी 15 लेवल पेइंग 10 करोड़ रुपए तक की इनकम के केस में उसको भी वहाँ पे 15% कर दिया है। तो ये परिचर्चा में मतलब टैक्स से रिलेटेड तो यही बिंदु है जो हमको डिस्कस करने हैं। बाकी मैं अब आप लोगों से अभी और जानना चाहूँगा मनुकांत जी के इसके अलावा और जो ऐसे बिंदु हैं जो जिन पर आप अपनी बात कहना चाहेंगे। जी मैं 2-4 बातें कहना चाहूँगा कि इस बजट में जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो लगभग 35.4% बढ़ाया जा रहा है।
5.54 लाख करोड़ से बढ़ाकर 7.5 लाख करोड़ इस वर्ष खर्च किए जाएंगे केंद्र सरकार के द्वारा जी। और इसमें सभी स्टेट्स को मिलाकर 1 लाख करोड़ ऊपर से अतिरिक्त मिलेंगे अपनी इकोनॉमीज को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, यानी थोड़ा और अपडेट करने के लिए, क्योंकि कोरोना की वजह से सभी राज्यों की अर्थव्यवस्थाएं भी नेगेटिवली अफेक्टेड हैं। पिछले सालों में भी कैपिटल एक्सपेंडिचर काफी हुआ है। हाँ, बिल्कुल हुआ है। बढ़ रहा है। और एक ये है कि जो पब्लिक सेक्टर के प्रोजेक्ट्स हैं उनमें ये सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स ग्रीन बॉन्ड्स लाने की योजना है जो हमारे पब्लिक सेक्टर मैं समझता हूँ जिस तरीके से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड हाँ जी आरबीआई हमेशा अभी लेकर आता है और वो बड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि 2.5% का इंटरेस्ट भी मिलता है। गवर्नमेंट ये चाहती है कि गोल्ड आप अपने पास मत रखिए, आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड ले लीजिए कभी भी, और उसमें कैपिटल गेन भी नहीं लगता है, आप अगर मतलब उस पीरियड तक होल्ड करते हैं। जी। तो आई थिंक इसी तरीके के ये कोई सॉवरेन हाँ, और सर इसी तरह से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का 2.0 वर्जन लॉन्च किया गया है। ईज ऑफ लिविंग, ये सभी जो है अमृत काल के अंतर्गत ये योजना। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात जरूर होती है, लेकिन अगर सबसे इम्पोर्टेंट बात है अथॉरिटीज़ के माइंडसेट बदलने की, क्योंकि ये बहुत वैसे उसके लिए भी गवर्नमेंट फेसलेस में भी उन्होंने भी बहुत सारे अमेंडमेंट करे हैं, फेसलेस असेसमेंट हो गए हैं, इंटरेक्शन हो गया है, लेकिन वहाँ पर भी कहीं ना कहीं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लाइफ की बात तो होती है, लेकिन अभी भी मतलब हम लोग देखते हैं कि वो बड़ा डिफिकल्ट है। तो उसका जो इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पर आना वो बहुत ज़रूरी है। स्कीम्स तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन वो इम्प्लीमेंट हो, साथ साथ अथॉरिटीज़ के माइंडसेट भी चेंज हो, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन हम लोग यहाँ देखते हैं कि जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग इंडिया की आई थी स्टेट्स की, तो उसमें हमारा गृह राज्य उत्तर प्रदेश पहले 12वें नंबर पे था और अब वो दूसरे नंबर पे आ गया है। बहुत बड़ी, मतलब एक बड़ी उपलब्धि अगर ये आंकड़े सही हैं तो बड़ी मतलब बहुत बड़ी उपलब्धि है। 12वें नंबर से और दूसरे नंबर पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जी हमारा राज्य आ गया है। नहीं, निवेश भी बढ़ रहा है, अब देख रहे हैं अगर पिछले उसमें देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के अंदर। और एक और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है कि ये सर जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट है SEZ 2005 का जो एक्ट है उसको स्क्रैप करके नया अब उसमें राज्यों की भी भागीदारी, क्योंकि अब तक जो सेज थे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में हुआ करते थे और थे वो डिफरेंट स्टेट्स में लोकेटेड। अब उस एक्ट को स्क्रैप करके नए कानून बनाया जा रहा है जिसमें अब राज्य सरकारों को भी योगदान देना, उसमें कंट्रीब्यूट करने के लिए मौका दिया जाएगा, उसमें उनका जो है वो होगा। और ये बताइए, हम लोग डिस्कस कर ही चुके थे कि लगभग प्रधानमंत्री गरीब आवास योजना में 80 लाख नए मकान बनेंगे एक साल में, जिसके लिए 48,000 करोड़ का जो है प्रोविजन रखा गया है। नितिन गडकरी जी 25,000 किलोमीटर के नए हाईवेज एक साल में बनाएंगे जी। 25,000 करोड़ का। देश के कोई भी देश डेवलप तभी करता है जब हाईवेज आपने अगर रोड अच्छे बना दिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया जी, तो ये बहुत अच्छा कदम है। और सर ये बजट भाषण बहुत संक्षिप्त था इस बार का, 90 मिनट का था मात्र, पिछला 2 घंटे से भी ऊपर था जी। और वो बजट भाषण खत्म होते होते बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 848 पॉइंट ऊपर चला गया और निफ्टी का जो सेंसेक्स है वो 50 पॉइंट जो है ऊपर चला गया। यानी स्टॉक मार्केट ने तो पॉजिटिवली रिएक्ट किया है। बाद में गिरा भी, फिर बाद में गिर गया था, गिरा भी है 150 के आसपास। लेकिन टेक्नोलॉजी वाले जो शेयर्स थे वो थोड़ा सा उठे हैं। तो राजवीर जी आप बताइए, कुछ और कहना चाहेंगे? तो हाँ, जैसा कि मैं अभी चर्चा कर रहा था आपसे कि आधारभूत संरचनाओं की बात हो या विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में प्राकृतिक और जीरो बजट खेती की जोड़ने की बात है, इसके अलावा जो है ख़ास तौर से सरकार ने जी गत वर्षों में हमारी मुद्रा जो है तिलहनों के तेल आयात के लिए मतलब चली जाती है बाहर, दलहन और तिलहनों की जो बात है, तो अब इसमें दलहन और तिलहन की खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों के लिए जो कृषि निवेश और जो सुविधाएं दी जा सकती हैं जी, उन पर भी इसमें जो है प्रोविज़न रखा गया है जी, ताकि हमारा देश तिलहन और दलहनों के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो सके। हालांकि एक पॉजिटिव ये हमें सिग्नल अभी इस गत वर्ष का जो दलहनों का उत्पादन है जी वो लगभग जो है 25 मिलियन टन जो रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है, और तिलहनों का उत्पादन जो कि 35 मिलियन टन हुआ है।
तो उससे और आगे चलकर जो है सरकार किसी तरह से इसमें आत्मनिर्भरता के लिए इस पर भी इसमें जोर दिया जा रहा है। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि खेती को टेक्नोलॉजी से जोड़ने की जो बात है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्योंकि आज भी पारंपरिक जो खेती की जो व्यवस्था है, पारंपरिक और आधुनिक खेती का जो समावेश होना है, तभी हम देश तरक्की कर सकता है। और उसके लिए आधुनिक तकनीकी को में खास तौर से जो प्रोविजन किया गया है ड्रोन का इस्तेमाल, ड्रोन का इस्तेमाल। जी जी। इस ड्रोन के कई फायदे हैं। एक तो जो भू अभिलेख हैं, किसानों के जो सीमांकन है, जियो टैगिंग, जी जी, उसके लिए डिजिटलाइजेशन होना है किसानों की खेत बही और वो सारी व्यवस्था का, क्योंकि अभी भी वो मैनुअल चल रहा है जी, जिससे हमारे आंकड़े प्रॉपर भारत सरकार को प्रॉपर नहीं मिल पाते। तो एक तो हमें वहाँ से उस टेक्नोलॉजी का जो ज़मीन के जो भू अभिलेख हैं उसके लिए प्रयोग करना है। दूसरा जो भी हम जैसे क्योंकि उर्वरकों की कम यूज़ करने की बात हो रही है, तो जो स्प्रे है पोषक तत्व खास तौर से नैनो यूरिया को बढ़ावा देने की अब पूरे देश में बात चल रही है, जिसमें कि इफ़को जो खाद कंपनी है उसने, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, पूरे देश में ये सब लॉन्च कर दिया है नैनो यूरिया, नैनो डीएपी, जो कि बहुत कम मात्रा में फसलों पर बहुत अच्छा उसका असर भी आ रहा है, जो कृषि विश्वविद्यालय में जो रिसर्च हुआ है। तो इस ड्रोन तकनीकी के माध्यम से एक आमूल चूल परिवर्तन हमें आगे आने वाले समय में देखने को मिलेगा। इससे इजी होगा, बहुत बढ़िया, क्योंकि फार्मर अभी भी स्प्रेयर, डस्टर और उसकी मदद से उसकी एफिशिएंसी उतनी अच्छी नहीं है, और ड्रोन के माध्यम से इस तकनीकी को हम आगे बढ़ा सकते हैं। तिलहन और दलहनों में आत्मनिर्भर बनने के लिए सरकार इस पर जोर दे रही है। खाद्यान्नों में हम ऑलरेडी आत्मनिर्भर हो चुके हैं, जिससे कि देश की 80 करोड़ की आबादी को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उनको जो है लगातार खाद्यान्नों का वितरण किया जा रहा है, और उसके लिए हमें कहीं भी विदेश से खाद्यान्न मंगाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही। तो ओवरऑल मेरा ये सब चीज़ें कहना है कि एक तरफ हम आम जनमानस को उसके स्वास्थ्य का भी ध्यान हमें रख रहे हैं, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं, प्राकृतिक स्रोतों के संरक्षण की बात हो रही है, किसान के संरक्षण की बात हो रही है, और तात्कालिक लाभों का अगर उस नज़रिए से देखें कि भाई किसान की आय क्यों डबल नहीं हुई, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी 2016 से ये हमारा टारगेट अगले 5 वर्षों में डबल करने का, कृषि वैज्ञानिकों के सामने और पॉलिसी मेकर्स के सामने ये सब सारी चीज़ें चल रही हैं। तो जैसा मैंने आपसे पहले कहा था कि कृषि क्षेत्र एक चुनौती भरा क्षेत्र है, और रातों रात कोई चीज़ें आमूल चूल परिवर्तन नहीं हो सकता। तो उस दिशा में हम अग्रसर हैं, और काफ़ी हद तक किसानों के जो आय दोगुनी करने की बात है, तो उसमें हमने काफ़ी हद तक अचीव कर रखा है, और वो फार्मिंग सिस्टम्स के माध्यम से। तो कंक्लूड करने के लिए हम लोग 2-3 बातें मैं और ऐड करना चाहूँगा कि संभवतः इस वर्ष 2022 में हम और आप शायद 5G टेक्नोलॉजी भी यूज करने की स्थिति में आ जाएंगे, क्योंकि बजट में घोषणा की गई है कि 5G का स्पेक्ट्रम की ऑक्शन इस साल होगी। दुनिया के कुछ चुनिंदा देशों में 5G टेक्नोलॉजी यूज में आ गई है, अभी हम लोगों के यहाँ 4G चल रही है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि इस साल हम 5G टेक्नोलॉजी, जिससे इंटरनेट की स्पीड और कनेक्टिविटी बहुत बढ़िया हो जाएगी। इसके अलावा इस बार बजट में ये भी कहा गया है कि जो पोस्ट ऑफिसेज हैं अब वो कोर बैंकिंग भी कर सकेंगे, कोर बैंकिंग फंक्शंस भी उनको अलाउ किए जा रहे हैं। तो बैंक और पोस्ट ऑफिस की फंक्शनिंग लगभग बराबर हो जाएगी, और करीब 400 नई वंदे भारत ट्रेनें शुरू करने की भी इसमें बात की गई है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि अब रेल बजट और यूनियन बजट अलग कर दिया गया है, एक हो गया है। पहले अलग होता था, अब दोनों एक हो गया है। तो इसी में रेलवे से संबंधित जो है 400 नई वंदे भारत ट्रेनें शुरू करने की भी बात की गई है। पासपोर्ट्स भी अब मैनुअल फॉर्म में ना मिलके ई पासपोर्ट ही रहेंगे अब, तो वो भी एक बड़ी, क्योंकि पासपोर्ट मिलना बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा मुश्किल था, और रिन्यूअल भी बहुत मुश्किल बड़ा मुश्किल, और डाकिए का हम इंतजार करते रहते हैं कब वो हमारा पासपोर्ट लेके आएगा, है कि नहीं। अब वो ई पासपोर्ट की सुविधा हो जाएगी, तो बहुत आसानी से हो जाएगा।
तो मुझे लगता है कि ये कुछ और सेलिएंट फीचर इस बार के बजट में हैं जी और कुल मिला के मुझे लगता है कि ग्रोथ ओरिएंटेड ग्रोथ ओरिएंटेड है और पॉलिटिकली मोटिवेटेड बजट नहीं है। जी जी ये वाकई में इकोनॉमी के को ध्यान में रख के ग्रोथ ओरिएंटेड लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी वही मैंने कहा ना स्थायित्व जो जो इंडिया है। एट 100 बस 100 साल वाले भारत को दृष्टिगत वही है। रखते हुए ये बनाया गया है। और मैं ये भी देख रहा था कि जो टीम निर्मला सीतारमण जी के साथ बैठी थी जी। वो भी बड़ी तैयारी से आई थे, मतलब जी। उनके पास भी हर पत्रकार के प्रश्न का बड़ा माकूल सटीक जवाब, जवाब। सटीक जवाब था बिल्कुल। तो मुझे उम्मीद है, लेट्स होप एंड प्रे कि ये बजट अपने उद्देश्यों की पूर्ति पूर्ति और करेगा। प्राप्ति करने में सफल रहे। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद सर। बहुत अच्छी परिचर्चा रही आज की हमारी, और आप सभी ने बहुत अच्छे से, मैं समझता हूँ बजट का पूरे ही तरीके से मंथन हो गया है और कुछ भी विषय ऐसा है जो छूटा नहीं है, और जी। आप लोगों ने बड़े अच्छे से कवर किया है। और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आप हमारे बीच आप लोगों का। मैं एक बार थैंक यू बोलना चाहूँगा डॉक्टर मनुकांत शास्त्री जी और हमारे डॉक्टर राजवीर सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हमारा ये कार्यक्रम जो बजट की परिचर्चा का था यहाँ पर समाप्त होता है। ब्रिजवाणी 89.6 मेगाहर्ट्ज़ की तरफ से मैं सभी श्रोताओं का, सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत करता हूं जिन्होंने हमारे आज के इस कार्यक्रम को सुना।